नमस्कार। आज की कहानी है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक है स्वयं प्रकाश। तो कहानी इस प्रकार से है कि हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। एक है हवलदार साहब, यह सो हर 15वें दिन में माने महीना में 2 दिन माने 15 दिन पर कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बा से गुजरता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, मतलब न तो बड़ा था न छोटा, माने ठीक ठाक था कस्बा। जैसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। उस कस्बे में कुछ ही पक्के मकान थे और केवल एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। उस कस्बे में एक लड़कियों का स्कूल था और एक लड़कों का स्कूल था। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना उसका खाना था उस कस्बे में, और उस कस्बे में 2 ओपन एयर सिनेमा घर था और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। हर नगर में एक नगर पालिका होती है और वह कुछ न कुछ करती ही रहती हैं। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, वह नगर पालिका थी, वह कभी सड़क को पक्की करवा देती थी। कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिया यानी टॉयलेट बनवा दिया। कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, कभी कबूतर के लिए रहने के लिए व्यवस्था कर दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया, यानी कभी जो कविता करते हैं कवि सम्मेलन करवा दिया। ये काम था नगर पालिका का। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। और इसी प्रकार से नगर पालिका के द्वारा सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर लग गया, क्योंकि मुख्य बाजार एक ही था ना, बाजार एक ही था, उस कस्बे में एक ही बाजार था और उस बाजार के मुख्य चौराहे पर किसका प्रतिमा लगा दिया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के एक छोटे से हिस्से की कहानी है। पूरी बात तो अब पता नहीं है, इस कहानी में क्या पूरी बात है ये पता नहीं है, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उहापो और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। जब ऐसे नगर पालिका के द्वारा मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाना था, तो उनमें कुछ उहापोह था, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किससे मूर्ति बनवाए, कहाँ बनवाए, कितना खर्चा आएगा, कौन सा संगमरमर का उपयोग होगा और किस तरह से बनेगा, और कौन सा कलाकार आएगा उसे बनाने के लिए, स्थानीय कलाकार आए या बाहरी से आए या विदेश से कलाकार मंगाया जाए। और ये उहापोह में बहुत सारा समय बर्बाद हो गया। और जब अंत समय आया तो लोग है सो जल्दी से बनाने के लिए उत्साहित हुए, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे।
तो हाई स्कूल के इकलौते मास्टर, ड्राइंग मास्टर एक ही को इकलौते मास्टर थे, उसका नाम था मोतीलाल। और वे कह रहे थे कि महीने भर में मूर्ति पटक देंगे बना करके, और यह विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। मूर्ति कैसी थी? संगमरमर की थी। किनका था? तो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाना था। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, मतलब सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर वाला मूर्ति कैसा बनना था? तो टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक को 2 फुट ऊंची, मैंने 2 फुट ऊंची बनना था। ठीक है, तो कितना ऊंचा बनना था? तो 2 फुट ऊंचा बनना था। ठीक है, जिसे कहते हैं बस्ट। इस प्रकार से मूर्ति को कहते हैं बस्ट। बस्ट हम कैसे कहेंगे? ऐसा मूर्ति जिसमें सर के टोपी के नोक से लेकर दूसरे बटन तक, नहीं शर्ट पहनते थे ना, तो दूसरे बटन तक 2 फुट ऊंचा हुआ ना, तो वो इसी प्रकार की मूर्ति को कहते थे बस्ट, और सुंदर थी। ठीक है, इसी प्रकार मूर्ति सुंदर दिखाई देता है। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में। ठीक है, तो नेताजी कैसे लग रहे थे? फौजी में न थे, और बहुत ही अच्छे या कमसीन लग रहे थे, आकर्षक थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस प्रकार के नारे वगैरह याद आ रहे थे ना, वगैरह याद आने लगते थे, क्योंकि वह बहुत ही कमसीन और फौजी वर्दी थे। ऐसे किसने बनाया था? तो हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी बनाए थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। ठीक है, वो तो बहुत अच्छा बन गया था मूर्ति, लेकिन एक चीज़ का कसक था। जानते ही हो कि लोकल ड्राइंग मास्टर ने बनवाया था। ठीक है, लोकल था, कोई बाहरी से नहीं था, कोई ज़्यादा पैसा नहीं मांगा था, इसलिए कुछ न कुछ कमी तो रह ही जाता है। अब देखें इसमें कौन सा कमी रह जाता है, तो नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यही मुख्य कहानी है नेताजी का चश्मा। ठीक है, तो नेताजी का सभी चीज़ था बहुत आकर्षक था, और ऐसा प्रतीत होता था कि वो कह रहे हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो वगैरह नारा याद आ जाता था। लेकिन एक ही कसर बाकी था कि उनके आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। मतलब ये क्या बात हुआ? जब संगमरमर का मूर्ति बन गया तो चश्मा संगमरमर का क्यों नहीं है? क्योंकि एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। मतलब हकीकत का चश्मा उसे पहना दिया है। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। जब है सो हवलदार साहब ऐसा जब गुजरते थे ना 15 दिन पर, तो जब देखे कि चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तो देखे कि अरे ये तो चश्मा है, उस हकीकत का है, और सारा मूर्ति ऐसा संगमरमर का है। और ऐसा देख कर बोले, और उनके चेहरे पर एक कौतूहल भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। ठीक है, जो चश्मा था वो रियल था। क्यों रियल था? क्योंकि जो मोतीलाल थे वो ऐसा चश्मा लगाना भूल गए थे। अब यह सो किसने देख रहे हैं? कि हवलदार साहब। हवलदार साहब है सो 15वें दिन पर, हर 15वें दिन पर कंपनी के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे,
क्यों सोच रहे थे? क्योंकि एक अजूबा था कि पूरी मूर्ति तो संगमरमर का था, पत्थर का था, लेकिन जो चश्मा है वो रियल था। और यही बात को हवलदार साहब सोच रहे थे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। ठीक है, महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। ठीक है, वो भावना भी अद्भुत था कि नेताजी हैं, लेकिन चश्मा जब नहीं बना तो ऊपर से लगा दिया रियल चश्मा। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे, ठीक है, तो हवलदार साहब हर 15वें दिन पर उस कस्बे से गुजरते थे कंपनी के काम से। ठीक है, जब दूसरी बार हवलदार साहब गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया बताइए, क्या दिखाई दिया? तो वही चश्मा। क्या? ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। ठीक है, अब दूसरा चश्मा पहन लिए हैं नेताजी। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था। पहला कैसा था? मोटा फ्रेम और चौकोर था। अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। अब कैसा है? गोल है। पहले चौकोर था मोटा चश्मा, अब ऐसा फ्रेम वाला तार वाला चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। ठीक है, अब सोच रहे कि अब चौकोर था अब गोल हो गया, तो चश्मा तो बदल ही सकते हैं नेताजी। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। ठीक है, जब हवलदार साहब तीसरी बार गुजरे, जान ही रहे हैं कि कंपनी के काम से गुजरते रहते थे और हर 15वें दिन पर गुजरते थे। जब तीसरी बार देखे तो फिर नया एक चश्मा था। हवलदार साहब की आदत बढ़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, हर मूर्ति को ध्यान से देखना। ध्यान से देखते थे कि आपकी क्या परिवर्तन हुआ है, तो हर बार चश्मा अलग होता था। वही देखने के लिए हवलदार साहब गौर से देखते थे। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, मतलब बहुत ज़्यादा कौतूहल हो गया कि क्या है, तो ये जानने के लिए पान वाले से पूछते हैं। तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? जब हवलदार साहब पूछने लगे पान वाले से कि तुम्हारे जो नेताजी हैं वो हर बार चश्मा कैसे बदल लेते हैं, क्या बात है भाई? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था और नेताजी के बारे में पूछ रहे थे कि ये चश्मा क्यों बदल जाता है इनका। तो ये पूछ रहे हवलदार साहब पान वाले से, तो पान वाले के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था, हमेशा खुश होकर बोलता था, मोटा ताजा थे, अब मुंह में पान ठुसे हुए थे। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा, खूब हंसा, क्योंकि खुश मिजाज था ना, हंसने वाले व्यक्ति थे और हंसाने वाले थे, और आंखों में हंसा। उसकी तोंद तिरकी, फिर पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका। जब हंसे, ठीक है, आंखों हंसा तो तोंद है थिरका। ठीक है, तकधीनाधीन किया, तोंद यानी पेट। पीछे घूमे और उन्होंने पान को थूका और अपने लाल काली बत्ती से दिखा कर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता। ठीक है, लाल बत्ती से मैंने पान खा रहा था ना, तो मुँह लाल हो गया था। बत्तीसी दांत में 32 दांत निकाल कर खूब जोर जोर से हंसा और बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो हवलदार साहब पूछ रहे हैं क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ में नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। पान वाले समझा रहे हैं कि चश्मा चेंज कर देता है। अब क्या मतलब हुआ? हाँ, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। अब ये जो बात है चश्मा चेंज करने वाला, तो ये तो बात आ गया कि कैप्टन चश्मे वाला ही करता है, लेकिन क्या करता है, क्यों करता है, ऐसा क्या बात है? कुछ समझ नहीं पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, मतलब कोई ग्राहक, गिराक नहीं, ग्राहक आ गया।
कोई लेने वाला आ गया, कस्टमर आ गया, समझो, उसके चौड़े चौखट चाहिए। ठीक है, अब जब नेताजी का चश्मा के बारे में बताते हैं कि चौड़ा चौखट चाहिए, तो अब कहाँ से लाएगा, तो नेताजी का चश्मा तो निकालते हैं गोल लगा करके और दूसरा चश्मा लगा देते हैं। तो कैप्टन किधर से लाएगा, अब ऐसा ही चश्मा कहाँ से लाएगा, किधर से लाएगा, तो उसको मोती वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। ठीक है, अब नेताजी से क्षमा मांगे और उसका चश्मा निकाले और दूसरा चश्मा पहना दिए। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। जब बार बार देखते थे कि चश्मा बदल जाता है, तो आखिर बदल क्यों जाता है, तो कुछ कुछ समझ में आया कि यह जो काम है कैप्टन चश्मे वाला करता है। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। ठीक है, नेताजी चश्मे पहनते थे ना, वर्दी में वर्दी धारी थे ना, और चश्मा पहनते थे। अब बिना चश्मे के जो कैप्टन था, कैप्टन चश्मे वाला, वो आहत हो जाते थे, इसलिए उन्हें चश्मा पहना देता था। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। देखिए, एक चश्मा नेताजी को पहना दिए, लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। तो जो कैप्टन वाला है, कैप्टन चश्मे वाला, वह नेताजी के पास जाता है और उसका चश्मा निकाल करके दूसरा चश्मा पहना देता है, गोड़ लगता है, क्षमा मांगता है। वाह भाई वाह, वाह भाई खूब, क्या आइडिया है, उसका तारीफ कर रहे हैं। कौन तारीफ कर रहा है, हवलदार साहब। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई, कुछ कुछ बात अब समझ में नहीं आ रहा है कि हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि चश्मा जब पहनते थे नेताजी, तो ओरिजिनल चश्मा कहाँ चला गया। अब इन्हें हकीकत का ओरिजिनल चश्मा पहनना क्यों पड़ रहा है, तो पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था और इतना ही वक्त में पान वाला था ना, एक और पान से मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, खुशमिजाज था ना पान वाला, वो आंखें ही आंखों में हंसा, तोंद थिरका मतलब खूब हंसा, कथे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। ठीक है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर बनाना भूल गया। कौन बनैले था ना, मोतीलाल, मास्टर मोतीलाल बनैले था। और वैसा चश्मा बनाना भूल गया क्योंकि वह लोकल था ना, और वैसा महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया था, और वैसा चश्मा ही बनाना भूल गया। ठीक है, पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी क्योंकि वह खुश मिजाज था पान वाले, और वह खुशी होने का मज़ेदार बात था उसके लिए। लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। ठीक है, कस्बे का अध्यापक ही था और महीने भर में मूर्ति को बनाकर पटक दिया था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तो नहीं कर पाया होगा। लेकिन यह हो सकता है कि यह कोशिश की होगी और असफल रहा होगा।
या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, कुछ भी तो हो सकता है। या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, कुछ भी संभावना हो सकता है। अब क्या बात है हकीकत में, अब वो सोच रहे हैं अपने दिमाग में। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? अब पान वाला तो दोबारा से पान खा लिया होगा ना, अब फिर उसको पान थूकना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा। कितना पान खाएगा, कितना थूकेगा। तब पान वाला नया पान खा रहा था, ठीक है, मैंने सही बोला, पान खाता ही रहता था। अब बोलने के लिए उसको पान थूकना पड़ता था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा। अब ऐसा हवलदार साहब के कारण बार बार पान को थूकना पड़ा। तब ध्यान से देखा कि क्या बोले, क्या जवाब दे, बात को बतंगड़ कर रहा है। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला। अब हवलदार साहब को जवाब देने के लिए अब लाल बत्ती सी किए पान वाला। अब मुस्कुरा कर बोले, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या फौज में, ठीक है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। ओ देखो, वो आ रहा है, ठीक है, वो जो कैप्टन चश्मे वाला है, वैसे क्या जाएगा, वो लंगड़ा है, फौज में क्या जाएगा, वो पागल है पागल। वो देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो छपा दो उसका कोई, ठीक है, बजा के पान वाला करा के नाम पूछ लो और फोटो छपा दो उसकी। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। अब हवलदार साहब ऐसे सोच रहे थे कि पान वाला है तो कैप्टन चश्मे वाला एक देशभक्त है, अरे उसका मजाक उड़ा रहा है। ये बात हवलदार साहब के लिए अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बुढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था, ठीक है। जो कैप्टन चश्मे वाला है कैसा था, तो वह बुढ़ा मरियल सा लंगड़ा था, ठीक है, बुढ़ा था, मरियल था, ठीक है, और बहुत कमज़ोर था और लंगड़ा भी था। आज सिर पर गांधी टोपी पहना था और आंखों में काला चश्मा था और एक हाथ में छोटी सी संदूकची था और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत सारे चश्मा था और गली से निकला ही था वह। और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था, ठीक है, दूसरा हाथ में बांस पकड़ा था जिसमें बहुत सारे चश्मा था और एक बंद दुकान के सहारे बांस टिका रहा था। बांस में क्या था, चश्मा था ना, क्योंकि वह चश्मे वाला था, कैप्टन चश्मे वाला। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फिर लगाता है। हवलदार साहब सोच रहे हैं कि बेचारे की दुकान नहीं है, अरे अब फिर ही लगाता है बेचारा। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। तो सोच रहे थे कैप्टन चश्मे वाला बहुत कैप्टन रहा होगा, ठीक है, या आज़ाद हिंद फौज में भाग लिया होगा, लेकिन ये क्या, ये तो बूढ़ा मरियल सा है और ऐसे लंगड़ा भी हैं। और वैसे हवलदार साहब चक्कर में आ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं, क्योंकि पान खा लिया था ना, अब पान को थूकना पड़ता, इसलिए कहते कि अब हमसे कोई बात मत पूछना, ठीक है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, ठीक है,
तो हवलदार साहब का जो ड्राइवर था वो भी बेचैन हो रहा था कि कब तक ये पान खाते रहेगा, हम कब तक ही इंतजार करते रहेंगे। ठीक है, काम भी था। अब हवलदार साहब को काम के सिलसिले में कस्टमर आया था, घूमने के लिए तो नहीं आया था कि टाइम पास कर दे, काम भी था। और जो ड्राइवर था वो भी ऐसा परेशान हो रहा था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। तो हवलदार साहब ऐसा जीप पकड़े और चले गए। यहाँ देख सकते हैं क्या, ये जो कैप्टन चश्मे वाला है, चश्मा पहना रहे हैं नेताजी को। और छोटा सा कस्बा है, एक ही बाजार है। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। ठीक है, तो काम करते करते 2 साल हो गया, और जब भी जाते तो उस चौराहे पर रुकते, पान खाते और नेताजी को चश्मा पहने हुए देखते, और हर बार अलग अलग चश्मा देखते हैं। और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला चश्मा होता था, कभी धूप वाला चश्मा होता था, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा। पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। आ चश्मा को पहनाता कौन था? वही कैप्टन चश्मे वाला। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, ठीक है, और यही हवलदार साहब देखने के लिए वहाँ एकटक होकर के देखते थे कि अब की बार कौन सा चश्मा पहने हैं नेताजी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। यह देख करके हवलदार साहब अचंभित हो गए कि अब की क्या बात हो गया कि नेताजी कोई भी चश्मा नहीं पहने हुए हैं। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। अब पूछता तो किससे, पान वाला भी तो बंद करके कहीं गया है। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अब बहुत सारे दुकान भी बंद था कि पूछ लिया जाए। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। जानते हैं कि हवलदार साहब 15 दिन पर गुजरते थे उस कस्बे से, तो अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। अब हवलदार साहब पूछ रहे हैं पान वाले से कि अब की क्या बात है, तुम्हारे जो नेताजी हैं वो चश्मा नहीं पहने हैं अब की बार। पान वाला उदास हो गया। ठीक है, तो पान वाला पहली बार उदास हुआ, खुश मिजाज रहता था, हर बार पर खुश रहता था, हंसता था, लेकिन अब की बार उदास हो गया पान वाला। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला। जानते ही हैं कि जो पान वाला है वह हमेशा पान खाए रहता था, पान को ठूसले रहता था मुंह में, और जब कोई प्रश्न पूछता था तो जवाब देवे खातिर पान को थूक देता था, उसके बाद ही बोलता था, बोलकर तुरंत ही पान मुंह में ठूस लेता था। अब पान वाला बोल रहा है, साहब कैप्टन मर गया। ठीक है, अब कैप्टन जी नहीं रहे, कैप्टन जो चश्मे वाला है वो नहीं रहे। यह तो बहुत अचंभित वाला बात था। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, और क्या पूछते। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे। अब हवलदार साहब अचंभित होकर कुछ देर खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जेब में आ बैठे और रवाना हो गए। अब क्या करते, जीप पर बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर हर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ठीक है, अब सोच रहे हैं कि उस कौम का, उस समाज का क्या होगा जो नेताजी हैं घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब चीज़ लुटा दिए अपने कौम खातिर, और लोग उसी पर हंसते हैं। दुखी हो गए। ठीक है, जब यह बात सोच रहे थे तो हवलदार साहब दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे।
तो हवलदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे और कस्बे में एक ही बाजार था और उस बाजार के मुख्य चौराहे पर किसका मूर्ति लगा था? तो नेताजी का। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। ठीक है, अब जब गुजर रहे थे हवलदार साहब तो सोच रहे होंगे कि सुभाष चंद्र बोस का जो प्रतिमा है उसमें आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया। तो मास्टर मोतीलाल है बनाना भूल गया और कैप्टन भी नहीं रहे। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ठीक है, अब सोच रहे थे कि हम नहीं रुकेंगे उस चौराहे पर और नहीं पान खाएंगे और नहीं मूर्ति को देखेंगे। क्यों? क्योंकि सोच रहे थे कि इस बार भी मूर्ति के आंखों पर चश्मा नहीं होगा। ऐसा इसलिए हवलदार साहब ने ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं। जो चौराहा है कस्बा का चौराहा उस पर नहीं रुकना, आज बहुत काम है। ठीक, कंपनी से बहुत काम मिला है, इसलिए चौराहे पर रुकना नहीं। पान आगे कहीं खा लेंगे, कहीं भी खा लेंगे पान, लेकिन यहाँ मत रुकना। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। लेकिन आदत से मजबूर हो गया था ना, कई साल उस मूर्ति को देखते आ रहे थे। जब चौराहे से गुजरे तो आंखें उसी की तरफ उठ गए, मूर्ति की तरफ देखने लगे। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रुको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। ठीक है, जोर से चिल्लाया हवलदार साहब कि रोको। तो जीप है ना, ड्राइवर से बहुत तेज से चला रहा था, जोर से ब्रेक मारना पड़ा। रास्ता चलते लोग देखने लगे। ठीक है, अचानक ब्रेक लगा तो लोग देखने लगे, क्या बात है, जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। अब ऐसा जीप ऐसा रुक ही रहा था, लेकिन पूरा रुका ही नहीं था कि हवलदार साहब चलते जीप में उतर गए और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। कहाँ अटेंशन में? मूर्ति के सामने। नेताजी के मूर्ति था ना, वहाँ अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। अब ओरिजिनल चश्मा तो नहीं था, लेकिन सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। बच्चे ने बनाया होगा, जैसा बच्चा बना लेता है सरकंडे का चश्मा, वैसा ही बना हुआ था। हवलदार साहब भावुक हैं। ठीक है, हम इसे देखें कि वह भावुक हो गए कि आज भी लोग नेताजी को चाहने वाले हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। अब नेताजी के चश्मा पहन लिए हैं, अब इतनी ही बात पर वो भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो नेताजी का चश्मा है इस प्रकार से कंप्लीट होता है। अब हम इसका सारांश देखेंगे कि इसका सारांश क्या है। ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, ये जो नेताजी का चश्मा किसने बनाया है? यह है स्वयं प्रकाश ने। स्वयं प्रकाश का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और ये जो नेताजी का चश्मा है इसका सारांश है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं।
ठीक है। अब बड़े लोग थे जो कैप्टन चश्मा वाला है, चश्मा पहना देते थे नेताजी के आंखों पर। अब बच्चे भी क्या किए कि जब कैप्टन चश्मा वाला नहीं रहा तो बच्चा है सरकंडे का बना चश्मा पहना दिया। तो इस प्रकार से ये जो देश का निर्माण है इसमें बड़े बड़े और छोटे से छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं देश के निर्माण में। इस प्रकार से ये जो कहानी है नेताजी का चश्मा यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।